नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम्स पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा फिर हाजिर हूं आपके सामने इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान की क्लास लेकर के। हम बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षाओं में मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, जिसे भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अभी तक की क्लास में हम मौलिक अधिकारों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है कि कैसे हम आपके एग्ज़ाम्स को सफल बनाएं और आपको सफलतापूर्वक सिलेक्शन करवा सकें। लेकिन आप सभी दोस्तों को भी उसके लिए थोड़े से कदम आगे बढ़ाने होंगे और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड फुल सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। और क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको? सभी एजुकेटर्स के लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे। एजुकेटर्स आपके एग्ज़ाम सिलेबस की पूरी तैयारी करवाएंगे। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको सभी एजुकेटर्स के मिलेंगी। वीकली क्विज कॉम्पिटिशन्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहां पे आप अपनी तैयारी का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। साथ ही डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होंगी। रेगुलर क्लासेस में जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट क्लियरिंग क्लासेस में दूर कर दिए जाएंगे। साथ ही एजुकेटर्स आपके लिए आप बेहतर तरीके से समझ सकें, चीज़ों को रिटेन कर सकें, इसके लिए आकर्षक तरीकों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ में, एनिमेटेड वीडियोस के साथ में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएंगी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द टाइम पीरियड ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो गला काट प्रतिस्पर्धा हम देख रहे हैं, उस प्रतिस्पर्धा में अगर आपको अपनी नैया पार लगानी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एक्सपर्ट एडवाइस, एक एक्सपीरियंस जो आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देगा और कम समय में आप प्रभावशाली तरीके से तैयारी पूरी करके अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और प्लस सेक्शन में जाइए। वहाँ पे मैनेज गोल्स का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाकर के आपको आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कितने समय का कोर्स लेना है? तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें कम से कम 2 साल का कोर्स लेना चाहिए। 1 साल का कोर्स तो सभी बच्चों को लेना है, क्योंकि तैयारी आपकी अगर थोड़ी पुरानी भी है तो आपको 1 साल और 2 साल चाहिए होते हैं चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के लिए। हम बातों को भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे को पढ़ने होते हैं। तो कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है बेस्ट एजुकेटर्स की टीम के साथ में आपके लिए। साथ ही आपको एक रेफरल कोड मिलेगा। उस रेफरल कोड में अगर आप मेरा नाम पंकज 1 PANKAJ1 पंकज 1 को यूज़ में लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 10% का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों, बहुत कम दामों में आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, एक्सपर्ट एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ पाएंगे और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स पे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक बेसिक जानकारी ली थी। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में जाना था। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में सुरक्षा कवच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे हाल ही में जुड़े हैं वो पिछली कक्षाओं को जरूर देखें, जिससे उन्हें भी सारी कहानी समझ में आ सके।
समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। बाद में हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, जिसमें आर्टिकल 19, 20, 21 हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कैसे प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, ये मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 21 में आपको जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी की जो फ्रीडम मिली है, वो आपको कैसे मिलती है, वो आपको मैंने बताया। आर्टिकल 21 में ही 2002 में संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 21 के, जिसके अंतर्गत आप सभी को शिक्षा का अधिकार, या मेरे वो छोटे प्यारे दोस्त जो 6 से 14 वर्ष की उम्र में अभी हैं, उन्हें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति हुई थी, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। तो आगे बढ़े दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 22 के साथ। स्वतंत्रता के अधिकार में अभी हमारा एक अधिकार बच गया था, पिछली क्लास में वो पूरा नहीं हो पाया था। अनुच्छेद 22 जो है वो क्या बात करता है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब गिरफ्तारी वर्ड तो आपको समझ में आता है, यानी अरेस्ट करने से प्रोटेक्शन मिल रहा है आर्टिकल 22 में। यानी अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसने कोई अपराध किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो भी उसे कुछ प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं। और जो निरोध है वो क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखिए, गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया गया है, देखिए संविधान सभा, मैं बार बार आपसे तारीफ करता हूं संविधान सभा की, कितना खूबसूरत संविधान उन्होंने हमें बना के दिया, और विशेषकर ये मूल अधिकार हमें दिए। एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है, अब अपराध करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दोस्तों क्या हम ऐसा नहीं समझते कि हमेशा अगर कोई व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो क्या जरूरी है क्या उसने हमेशा अपराध किया ही हो? किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है आपकी नजरों के सामने, तो क्या जरूरी है क्या कि उसने कोई अपराध किया हो सकता है उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया हो सकता है किसी षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी के तहत उसे फंसाया गया हो सकता है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था से, यानी पुलिस प्रशासन से कोई गलती हो गई हो, चूक हो गई हो, ह्यूमन एरर हो गया हो। तो संविधान सभा ने गिरफ्तार करने वाले व्यक्तियों को भी जो मूल अधिकार दिया है, संरक्षण प्रदान किया है, प्रोटेक्शन प्रदान किया है, वो इस दूसरी स्थिति को सोच करके प्रदान किया है कि हो सकता है उसने अपराध ना किया हो सकता है उसे फंसाया गया हो सकता है कि पुलिस प्रशासन से कोई चूक हो गई हो। तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने के लिए अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या संरक्षण प्रदान किया है वो ये अभी हम देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है कि जब पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति को हिरासत में लेगा तो उसे कारण बताना पड़ेगा, यानी वो पुलिस से पूछ सकता है कि मुझे कारण बताइए कि किस कारणवश मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहली बात क्या है, यानी पहला जो अधिकार उसे मूल अधिकार के रूप में मिला है, वो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। तो ये अवश्य ही बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो पहले पूछेगा तो सही कि मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, भाई मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो पहला जो मूल अधिकार मिलता है अनुच्छेद 22 के तहत कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने, यानी न्यायालय के सामने, नजदीकी न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाना जरूरी है, आने जाने के समय को छोड़ के। यानी जिस स्थान से उसे
गिरफ्तार किया जा रहा है वहां से पुलिस स्टेशन ले जाने तक, और पुलिस स्टेशन से जब अगली सुबह उसे कहां लेके जाएंगे, न्यायालय में लेके जाएंगे, तो ये आने जाने के समय को अगर आप हटा दें तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे दंडाधिकारी के सामने यानी न्यायालय में जज के सामने पेश करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यानी कि कितना बड़ा संरक्षण प्रदान किया है एक निर्दोष व्यक्ति के लिए। यानी अगर हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है हो सकता है वो निर्दोष हो, अगर दोषी है तब तो उस अपराधी को सजा मिलेगी ही, लेकिन दोषी व्यक्ति के साथ भी एक मानवीय और गरिमापूर्ण व्यवहार करना जरूरी है। अनुच्छेद 21 में जब आपको मैंने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पढ़ाई थी तब मैंने आपको इमैनुअल कांट का एक कोट बताया था कि व्यक्ति कितना भी बर्बर और कितना भी बुरा क्यों न हो, उसकी मानवीय गरिमा का ख्याल रखा जाना जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? तो मानव की जो गरिमा है, ह्यूमन रिस्पेक्ट है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो दोषी है तब भी रखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है वो निर्दोष है तब तो अवश्य ही उसकी मानव गरिमा का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। इसलिए संविधान सभा ने अनुच्छेद 22 में हमें ये दो महत्वपूर्ण अधिकार तो दे चुके हैं। पहला, हिरासत में लेने से पहले उसे कारण बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और तीसरी बात, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, क्योंकि न्यायिक मामलों में समझ आम जनता की कम होती है, इसलिए उसे वकील से, और कैसा वकील, जो उसकी पसंद का है, हो सकता है उसका कोई मित्र हो, उसका कोई पारिवारिक वकील हो, वो उसे सही राय और सलाह देगा कि उसे जो गिरफ्तार किया गया है तो वो उसके खिलाफ अपना बचाव कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है बचाव। समझ में आ गई? 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने से क्या होगा, न्यायालय के सामने पुलिस क्या रखेगी, अपना पक्ष रखेगी, सबूत रखेगी कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया है। अब न्यायालय वहां पर यह देखता है कि क्या पुलिस के पास में एक मजबूत आधार है क्या जिसके लिए उसे आगे और रिमांड पर भेजा जा सके। क्या पुलिस के पास ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स हैं क्या जिस कारण से उस व्यक्ति को आगे और कुछ समय के लिए पुलिस हिरासत में रखा जा सके। अगर हैं पुलिस के पास में इस प्रकार के तथ्य तो निश्चित ही न्यायालय उसे पुलिस रिमांड पर भेज देगा। लेकिन अगर पुलिस के पास ऐसे तथ्य नहीं हैं तो न्यायालय उसे वहां से बरी भी कर सकता है, यानी कि उसे वहां से मुक्त कर सकता है, उसे रिहा कर सकता है। तो ये फायदा मिला ना उस व्यक्ति को। पुलिस के पास उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, तो बिना सबूत और तथ्य के आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में अनुच्छेद 22 के इस मूल अधिकार के कारण वो व्यक्ति जो निर्दोष था, जिसपे अभी आरोप साबित बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसकी गरिमा को बचा लिया, उसकी ह्यूमन रिस्पेक्ट को बचा लिया, उसकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है उसको बचा लिया। तो मूल अधिकार मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनल रिस्पेक्ट के लिए, आपके पर्सनल फ्रीडम और पर्सनल इक्वालिटी के लिए आपके लिए जरूरी हैं। तो अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हर मूल अधिकार आपकी स्वतंत्रता, आपकी समानता, आपके सम्मान की रक्षा करता है। बात क्लियर है दोस्तों? 3 पॉइंट हैं, आसान है। हिरासत में लेने से पहले कारण बता दीजिए, 24 घंटे में उसे दंडाधिकारी यानी न्यायालय के सामने पेश कर दीजिए और उसे अपनी पसंद का वकील दे दीजिए। तो ये तो अनुच्छेद 22 का गिरफ्तारी वाला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है वो निवारक निरोध के बारे में पढ़ना है। निवारक निरोध यानी डिटेंशन, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट, निरोध यानी डिटेंशन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध कानून का उल्लेख किया गया है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है।
गिरफ्तार करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। हिरासत में तब लेंगे, गिरफ्तार तब करेंगे जब वो अपराध कर चुका है। अब नहीं बदल सकते आप अपराध करने से उसको। लेकिन निरोध में कब लिया जाएगा? निवारक निरोध, डिटेंशन में कब लिया जाएगा? अभी तक उसने अपराध नहीं किया है। हो सकता है वो अपराध की प्लानिंग कर रहा हो और उसे इंप्लीमेंट करने वाला हो। तो अपराध करने से रोक देने से, अपराध करने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप बोलोगे सर ऐसे फिर करती क्यों नहीं है पुलिस? अगर ऐसा मूल अधिकार दिया हुआ है तो फिर पुलिस ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं है? फिर इतने अपराध क्यों होते हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ? चोरी, डकैती, मारपीट, दुनिया भर के अपराध हम देखते हैं। आप बोलोगे सर फिर पुलिस रोकती क्यों नहीं है? देखो दोस्तों, आखिरी लाइन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से रिलेटेड हो सकता है। कोई चोरी करेगा तो पुलिस तुरंत कैसा पता करेगी उसके बारे में? मारपीट हुई तो एकदम से हुई होगी, कोई माहौल एकदम से ऐसा गर्मा गया होगा कि मारपीट चालू हो गई। जो ह्यूमन यानी बच्चों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं, वो कैसा होता है? वो अचानक होता है। यानी समाज में जो अपराध हम देख रहे हैं, समाज में जो अपराध हम देख रहे हैं, वो अपराध ह्यूमन बिहेवियर के कारण पैदा होने वाली एक अचानक प्रवृत्ति है उसकी। समझ रहे हो? हमारे सामने जो अपराध हम देखते हैं, किसी भी प्रकार का अपराध जो हम देख रहे हैं, ये इंसानी फितरत में जो अचानक परिवर्तन आता है, उस अचानक परिवर्तन के कारण उससे जो गलती हो गई है, ये उस प्रकार के अपराध हैं। जो अपराध होने के बाद में उसे हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारी कर ली जाती है, जिसके लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर अब कौन से अपराध हैं? तो भैया यहाँ पर जो अपराध हैं वो थोड़े बड़े लेवल के अपराध हैं, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की लोक व्यवस्था, शासन व्यवस्था। कैसे गड़बड़ हो सकती है? कोई व्यक्ति आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा हो, समझ रहे हो? बहुत सारे स्लीपर सेल्स हमारे देश में, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था उन्हें गिरफ्तार करती है। बाद में पता लगता है कि ये व्यक्ति जो था, ये किसी आतंकवादी संगठन के प्रभाव में आ गया था और उस गलत प्रभाव में आके वो देश के अंदर क्या करने वाला था? हमला करने वाला था, एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला था। स्लीपर सेल्स वर्ड यूज लिया जाता है ऐसे लोगों के लिए, समझ रहे हो? दूसरा हम देखते हैं दंगे हो जाते हैं। तो अगर पुलिस व्यवस्था को ये पता लगता है कि कोई एक ग्रुप है, संगठन है, जिसके कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं भारत के किसी राज्य के किसी क्षेत्र में एक बड़ा दंगा करने की, तो इससे क्या होगी? लोक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, पब्लिक गवर्नेंस जो है, पब्लिक का जो शासन व्यवस्था है, वो पूरी बिगड़ जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो मैंने आपको दो मोटे एग्जाम्पल समझा दिए। एक आतंकवादी घटना को अगर कोई अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, दूसरा भारत के किसी क्षेत्र में धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए दंगा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों घटनाएं बहुत बड़ी होंगी और समाज पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गिरफ्तारी वाले जो क्लॉज हमने पढ़े, जिसमें अपराध हो रहा है, इसका समाज पर बुरा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। समाज इसमें पूरी तरह से आहत नहीं होता है। मारपीट, चोरी, डकैती, इन अपराधों में क्या होता है? एक या दो लोग या कुछ लोग क्या होंगे? नुकसान में रहेंगे, कुछ लोगों को भावनाएं आहत होंगी। लेकिन जो निवारक निरोध के अंदर अपराध को रोका जा रहा है, निवारक निरोध में जो अपराध को होने से पहले रोका जा रहा है, वो उस प्रकार के अपराध हैं जिसका प्रभाव समाज के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पड़ेगा, समाज के एक बहुत बड़े हिस्से पे पड़ेगा, और साथ ही साथ उस देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा जाएंगी। आतंकवादी घटनाएं, दंगे होने जैसी घटनाएं। इसलिए सरकार यानी मूल अधिकार में निवारक निरोध कानून क्या कहता है कि अपराध होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। अब पुलिस प्रशासन को इस प्रकार की घटनाएं अगर कुछ लोग अंजाम देने वाले हैं तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले, दंगा होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
ठीक है सर, समझ में आ गई, गिरफ्तार कर सकती है अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा तो। लेकिन इस प्रकार के लोगों को भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पहला, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। सामान्य गिरफ्तारी में कितने समय के लिए रखा जा सकता था? 24 घंटे तक। लेकिन यहां पे सरकार ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम 3 महीने तक, केवल 3 महीने तक ही जेल में रख सकती है, 3 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती है। यानी निवारक निरोध डिटेंशन कानून के अंतर्गत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे केवल 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। और जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा उसमें हाई कोर्ट के जजेस से मिलकर के वो बोर्ड बनेगा। समझ रहे हो? हाई कोर्ट के जजेस से मिलकर के वो बोर्ड बनेगा। समझ गए? यानी निवारक निरोध डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंग किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने बाद अगर उसे जेल में रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और वो सलाहकार बोर्ड जो होगा वो हाई कोर्ट के जजेस से मिलकर के बनेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ी है। निवारक निरोध के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। यानी जो व्यक्ति निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए हैं, ये या तो आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले हैं या दंगा करने वाले हैं। जब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्हें इसका कारण तो बता दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी कि इस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वो कारण ऐसा है जो राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कारण बताना जरूरी नहीं है। यानी ये डिपेंड करता है पुलिस प्रशासन पर। गिरफ्तार एजेंसियां, जो एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं उसको, जिस व्यक्ति को, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उसे कारण बता तो सकती हैं, ऐसा मूल अधिकार उसे मिला हुआ तो है। लेकिन अगर वो कारण राष्ट्र की सुरक्षा और लोकहित, जनता के हितों से जुड़ा हुआ है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, वो उस व्यक्ति को कह देंगे कि हम तुम्हें निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के हितों के मद्देनजर हम आपको नहीं बता सकते कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यानी डिटेंशन में लिया गया है, निरोध यानी डिटेंशन यानी उसे बंद किया गया है, उसे उस डिटेंशन के विरुद्ध अपील करने के लिए अवसर दिया जाएगा। यानी वो न्यायालय में जिसको 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जा रहा है, उस हिरासत के खिलाफ, उस डिटेंशन के खिलाफ वो न्यायालय में अपील कर सकता है कि मुझे गलत रूप से हिरासत में लिया गया है या डिटेंशन में लिया गया है। बात समझ आई दोस्तों? अनुच्छेद 22 में हमने 2 प्रकार की बातें पढ़ी। एक सामान्य हिरासत जिसमें घटना घट चुकी है, अपराध हो चुका है, और अपराध होने के बाद में उस व्यक्ति को अगर किसी को हिरासत में लिया जा रहा है तो उसे लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा और उसे अपनी पसंद का वकील लेना होगा। दूसरा है किसी इस तरह के अपराध जो राष्ट्र की सुरक्षा और लोक हित से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के अपराधों में किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे निवारक निरोध डिटेंशन लॉ कहा जाता है। उसमें उस व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। साथ ही उसे 3 महीने से ज़्यादा अगर जेल में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा और एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस से मिलकर के वो बोर्ड बनेगा। दूसरा, उसे कारण बताना पड़ेगा कि क्यों उसे हिरासत में लिया गया है, क्यों उसे डिटेन किया गया है। लेकिन अगर वो कारण राष्ट्र की सुरक्षा और लोक हित से जुड़ा हुआ है तो उसे डिटेंशन का कारण बताना जरूरी नहीं है, और उसे उसके डिटेंशन के खिलाफ अपील करने की भी परमिशन दी जाएगी। चलिए दोस्तों आगे आ जाइए। अगला जो मूल अधिकार हमारे को पढ़ना है वो पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है दोस्तों, अगला मूल अधिकार हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें हम दो प्रकार के मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार यानी जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस संबंध में की गई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये कहता है मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार। देखिए यहाँ पे हम तीन शब्दों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला हम बात करेंगे क्रय विक्रय के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे बेगार शब्द के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे बलात् श्रम के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहला हम बात करेंगे क्रय विक्रय के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे बेगार के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे बलात् श्रम के बारे में। क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, इन शब्दों के बारे में सुना होगा आपने। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग। ये ट्रैफिकिंग वर्ड का मतलब क्या है? ये ट्रैफिकिंग का वर्ड का मतलब ये है कि मनुष्य का क्रय विक्रय किया जाता है। गरीब लोगों को, छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें मजदूरी के लिए बाहर देशों में बेच दिया जाता है, या खुद के ही देश में उन्हें बेच दिया जाता है। तो ये जो क्रय विक्रय होता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति का, चाहे वो गरीब है, मजबूर है और उसे जरूरत है अगर पैसे की, तो भी उस व्यक्ति का क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता, यानी किसी मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, न चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। तो अनुच्छेद 23 की पहली बात क्या है? क्रय विक्रय की, यानी मनुष्य का किसी भी आधार पर क्रय विक्रय नहीं कराया जा सकता, यानी उसका कोई परचेज सेल नहीं हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। दूसरी बात क्या है? बेगार, जबरदस्ती श्रम। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना पारिश्रमिक दिए, यानी उसे कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा। बिना पैसे दिए आप उससे जबरदस्ती क्या करवा रहे हैं? काम करवा रहे हैं। अब वो काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, घरेलू काम भी हो सकता है, व्यावसायिक काम भी हो सकता है। यानी बेगार शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी मनुष्य को बिना सैलरी दिए, बिना पारिश्रमिक दिए जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, चाहे वह घरेलू स्तर पे हो या फिर वो व्यावसायिक स्तर पर हो। बात क्लियर है क्या दोस्तों? और तीसरा है बलात् श्रम। क्या है दोस्तों? बलात् श्रम का मतलब होता है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। बलात् श्रम होता है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 किस प्रकार से मनुष्य को शोषित होने से, अनुच्छेद 23 मनुष्य को शोषित होने से, हरास होने से बचाता है। कैसे बचाता है? मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। दूसरा, बेगार प्रथा, बिना सैलरी जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। तीसरा, बलात् श्रम, यानी किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराया जा सकता है। यानी कि मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा से काम करेगा, अपने मन से काम करेगा, अपनी खुशी से काम करेगा, अपनी संतुष्टि के लिए काम करेगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी खुशी नहीं है, उसकी संतुष्टि नहीं है, उससे आप जबरदस्ती कर रहे हो, उस पर दबाव बना रहे हो, तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति के शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति से बिना पैसे दिए उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती फोर्सफुली कार्य करवा रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के अनुच्छेद 23 मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं,
तो आपको सजा मिलेगी अगर उस व्यक्ति ने अपने मूल अधिकारों का प्रयोग किया तो, या उस व्यक्ति के स्थान पर किसी और ने प्रयोग किया तो। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अगला देखिए, अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन यानी बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या ऐसी कोई जगह जहां पर उसकी स्वास्थ्य को, उसकी फिजिक को जोखिम हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उसे ऐसी जगह पे कार्य नहीं करवाया जाएगा। यानी आर्टिकल 24 कहाँ रोक लगाता है? ये रोक लगाता है उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 14 साल से कम है, और अगर ऐसी जगह जहां पे उनके स्वास्थ्य को, उनकी फिजिक को चोट पहुंच सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है, यानी ऐसी जगह कौन सी होंगी? कारखाने, माइंस, फैक्ट्रीज, कोई जोखिम, जैसे पटाखे की फैक्ट्री है, कोल माइनिंग जहां पे हो रही है, इस तरह की जगहों पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों के कार्य करने पर रोक लगाई गई है। 1986 में जो बाल श्रम कानून बनाया गया, उसके बाद में इस 14 वर्ष की आयु को ऐसी जगहों से बढ़ाकर के कर दिया 18 वर्ष। यानी अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों, खानों या किसी जोखिम, रिस्क टेकिंग जॉब कहीं पर है तो ऐसी जगह आप उसको कार्य नहीं करवा सकते। अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी जोखिमपूर्ण कार्य में लगाते हैं, नौकरी दे रहे हैं, उसे कार्य करवा रहे हैं, तो आप दंड के प्राप्त होंगे। आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, आपको जेल होगी, तो आपको दंड दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर हमें तो बहुत सारे लोग, बच्चे दिखाई देते हैं 14 साल से कम उम्र के, जैसे चाय की टी स्टॉल पे, किराना की दुकानों पे। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई बच्चा है जो गरीब है और अगर उसे मान लीजिए उसे जीविका चलानी है, तो ऐसी जगहों पर काम करने की कुछ कंडीशंस में छूट दी गई है जहां पे उसकी स्वास्थ्य को और उसकी फिजिक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इस कारण से हम टी स्टॉल्स और ऐसी जगह जहां पर बच्चे थोड़ा बहुत काम करके अपनी जीविका को चला सकते हैं, दुर्भाग्य से वो बहुत गरीब हैं और उनके माता पिता उनकी, यानी जो भी उनकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो 14-15 साल के बच्चे, 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं वो कुछ कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन वो कार्य ऐसी जगह कर सकते हैं जहां पे उन्हें किसी प्रकार का रिस्क ना हो, किसी प्रकार का जोखिम ना हो। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अनुच्छेद 23 और 24 आसानी से समझ में आ गया होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ना बच्चों का शोषण हो सकता है, ना मनुष्य का, ना स्त्री पुरुष किसी का भी। तो अनुच्छेद 23 तो क्या करता है? मनुष्य के क्रय विक्रय पर आप किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उसका क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं कुछ पैसों के लिए। आप उससे बेगारी नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती उससे आप श्रम नहीं करवा सकते हैं बिना पैसे दिए। बेगारी यानी उसको आप पैसे भी नहीं दोगे और काम भी करवा रहे हो, और बलात् श्रम यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करवा रहे हो, तो आप अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हो। अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करता है, लेकिन अभी उसमें संशोधन करके अब इस 14 साल को 18 साल कर दिया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी कारखाने, खानों या जोखिम भरे कार्य में कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्हें आप किसी भी प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व नहीं करेंगे जहां पर उनकी स्वास्थ्य और फिजिक को नुकसान पहुंच सकता है। बात क्लियर है? आगे बढ़े। 4 आर्टिकल्स के बारे में आज और बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, यानी जो हमारी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जो है रिलीजियस फ्रीडम जो आपकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आप बोलेंगे सर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करनी क्यों जरूरी हो जाती है मूल अधिकारों में? समझ रहे हैं? धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों भारत में धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी कहते थे कि धर्म भारत में हवा के साथ बहता है और वो जहां जहां बह के जाता है वहां वहां प्रभाव छोड़ता है। तो धर्म तो आपको पता है, हम सभी को पता है कि भारत में धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
सभी मुद्दे एक तरफ, धर्म का मुद्दा एक तरफ। तो अब इतना बड़ा अगर इम्पोर्टेंस है धर्म का इम्पोर्टेंस है, इसीलिए तो हमने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। संविधान की जो प्रस्तावना हमने पढ़ी थी उसमें हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सोच लीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है मूल अधिकारों में। भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, विभिन्न प्रकार के धर्मों को हम देखते हैं। तो धार्मिक विविधता भी है और धार्मिक संवेदनशीलता भी है। तो दोनों ही परिस्थितियों में धार्मिक स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए संविधान सभा ने, महान संविधान सभाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता को भी मूल अधिकार के रूप में शामिल किया है। अब पढ़ते हैं, देखा क्या क्या शामिल किया है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि आप और मैं जिस भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म को अगर आप मानते हैं तो उस धर्म की जो विचारधारा है, उस धर्म का जो सार है, आप उसको मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में जो धार्मिक आचरण किए जाते हैं, उस आचरण को यानी उस कार्य को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप मंदिर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, मंदिर में शिव जी के जल चढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, आरती करने के लिए स्वतंत्र हैं, मंदिर की घंटी बजाने के लिए स्वतंत्र हैं, पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुस्लिम है तो मस्जिद में जाके आप इबादत कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने की आपको स्वतंत्रता है। सिख है तो गुरुद्वारे में जाइए, ईसाई है तो आप चर्च में जाइए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 25 जो है, बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपस में रिलेटेड हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अनुच्छेद 25 मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख देता हूं। इंडिविजुअल स्वतंत्रता की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी अनुच्छेद 25 में जो धर्म की स्वतंत्रता दी जा रही है, ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी जा रही है आपको। यानी मैं स्वयं जिस धर्म को मानता हूं उस धर्म के जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उन सबको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूं। मैं जिस धर्म को मानता हूं उसका प्रचार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूं। मैं उसका कितना भी प्रचार करूं, चाहे कैसे भी करूं, लेकिन मैं जिस धर्म का प्रचार कर रहा हूं उसमें मुझे दूसरे के धर्म का आदर भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। इसलिए हमारी प्रस्तावना में हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया। धार्मिक स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता का माहौल भी आपको दिया गया है। यानी धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को भी फॉलो करना पड़ेगा। खुद के धर्म का प्रचार प्रसार करिए, खुद के धर्म को खूब एंजॉय करिए, खूब उल्लास मनाइए, जो आपको करना है वो करिए, लेकिन दूसरे के धर्म का आदर जरूर करना पड़ेगा। तभी आपको ये अनुच्छेद 25 की धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। खुद के धर्म का तो आप सम्मान कर रहे हैं और किसी और के धर्म का अगर अपमान कर रहे हैं तो अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है वो धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। समझ रहे हो दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मानते हैं उसको खूब मानिए, खूब पूजा अर्चना करिए, खूब इबादत करिए, खूब प्रचार प्रसार करिए, लेकिन दूसरे के धर्म के आदर के साथ करिए। अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। देखिए दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अब यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो प्रबंधन की स्वतंत्रता है, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। मैनेजमेंट आपको कब करना पड़ेगा? जब आप कोई संगठन का हिस्सा हैं। तो यानी कि यहाँ पर किस प्रकार की बात होगी
कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के एक धार्मिक संगठन अगर बनाया है, या हम कहें एक रिलीजियस ट्रस्ट अगर बनाया है, तो उस धार्मिक संगठन, उस धार्मिक ट्रस्ट के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 26। बात क्लियर है? अनुच्छेद 25 जो बात कर रहा था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा था। आप अपने आप में अकेले में मस्त होकर के धर्म का खूब प्रचार प्रसार करिए, खूब एंजॉय करिए, लेकिन आर्टिकल 26 बात करता है अगर एक धार्मिक संगठन, हम देखते हैं ना हिंदुओं में बहुत सारे धार्मिक संगठन आपको मिलेंगे। हर हिंदुओं में जैसे नाथ धर्म के यानी विष्णु भगवान को मानने वालों के अलग संगठन है, भगवान राम को मानने वालों के अलग संगठन मिलेंगे, भगवान शिव को मानने वालों के अलग संगठन। उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में आपको अलग अलग संगठन मिलेंगे, सिख धर्म में अलग अलग संगठन मिलेंगे, ईसाइयों में संगठन। तो ये जो संगठन है, ये धार्मिक संगठन अपने धर्म के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भी धार्मिक संगठन अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहा है, प्रबंधन जो कर रहा है, उसमें उसे ख्याल रखना होगा कि वो दूसरे धार्मिक संगठन को नुकसान ना पहुंचाए। वो धार्मिक संगठन अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकता है, वो धार्मिक संगठन अपने लिए एक धार्मिक स्थान भी तैयार कर सकता है, जैसे मंदिर बना सकता है, सत्संग हॉल बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है, चर्च बना सकता है। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। बात क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद 25 और 26 समझ में आ गया। 25 में इंडिविजुअली आप धर्म की स्वतंत्रता को एंजॉय करिए। अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक संगठन बने हुए हैं, वो संगठन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना सकते हैं, उनको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन उनको अपने धार्मिक संगठन की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक स्थान की स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे के धार्मिक संगठन और धार्मिक स्थान की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों बात? नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो भैया धार्मिक संगठनों में जो भी इनकम होती है, जैसे अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, पैसे चढ़ाए जाते हैं, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। तो ये जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, ये उस धार्मिक संगठन का क्या है? उस धार्मिक संप्रदाय का जो वो संगठन चला रहा है, उस मंदिर का हिस्सा है, या उस मस्जिद या उस गुरुद्वारे या चर्च का हिस्सा है। तो उनके पास एक इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है। लेकिन वो धार्मिक संगठन अगर उस पैसे को उपयोग में अपने धर्म की वृद्धि के लिए करता है, अपने धार्मिक संगठन की वृद्धि के लिए करता है, अपने धर्म के द्वारा लोगों की मदद के लिए करता है, तो ऐसे में सरकार या राज्य उस धार्मिक संगठन पर टैक्स नहीं लगाएगी। समझ में आ रही है? टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसलिए जो हम मंदिर मस्जिद ये जितने भी हमारे धार्मिक संगठन देखते हैं, इन धार्मिक संगठनों पर टैक्स कर नहीं लगाया जाता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी कि कोई भी धार्मिक संगठन या धार्मिक संप्रदाय उस पैसे का उपयोग जो उसके पास आ रहा है, जो उसकी आय हो रही है, इनकम हो रही है, उसका उपयोग अपने धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए कर रहा है, अपने धर्म के लोगों की उन्नति के लिए कर रहा है, अपने धर्म के लोगों के पोषण के लिए कर रहा है, तो ऐसे में उस धार्मिक संगठन और संप्रदाय पर राज्य टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, टैक्स नहीं लगाएगा लेकिन शुल्क लगा सकता है, यानी ड्यूटी। शुल्क कैसे? जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा जा रही है,
बाबा अमरनाथ की यात्रा जाती है हर साल, हमारे देश में इस बार तो नहीं जा पाएगी कोरोना के कारण। तो अमरनाथ गुफा में जो बाबा अमरनाथ यानी भोलेनाथ की यात्रा में जो जितने भी लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं वहां पे भारत के सभी राज्यों से। तो वो यात्रा करके जा रहे हैं, तो वो एक स्थान पर रुकेंगे, फिर वो पैदल यात्रा होती है पूरी अमरनाथ गुफा तक जाने की। तो सरकार उन पर ड्यूटी यानी शुल्क लगा सकती है। वो शुल्क क्यों लगाएगी सरकार? वो शुल्क सरकार इसलिए लगाएगी जिससे सरकार उन श्रद्धालुओं को सरकारी व्यवस्था या सहायता प्रदान कर सके। समझ रहे हो? शुल्क सरकार खुद के फायदे के लिए नहीं ले रही है, शुल्क सरकार उस धार्मिक यात्रा के लिए इसलिए ले रही है जिससे सरकार उन लोगों को, उन यात्रियों को, उन श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान कर सके। समझ गए आप बात? कर नहीं लगेगा, शुल्क लग सकता है। शुल्क भी क्यों? जिससे श्रद्धालु जहां से आए हैं उन्हें सरकार सरकारी व्यवस्थाओं पे कुछ सहायता प्रदान करवा सके। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हम देखते हैं जो राज्य के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, राज्य, भारत का संविधान क्या कहता है कि जो भारत राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है। तभी तो हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारी प्रस्तावना में शामिल किया है। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत सिर्फ भारतीय है। तो ऐसे में भारत सरकार या राज्य सरकारें जो भी शिक्षण संस्थान चला रही हैं, वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या दोस्तों? यानी राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो स्कूल का प्रशासन या सरकार उन्हें ये नहीं कह सकती कि आप उस पर्टिकुलर धार्मिक अनुष्ठान में जाइए या उस पर्टिकुलर धर्म के उपदेश सुनने के लिए जाइए। राज्य किसी प्रकार की धर्म की कोई भी बात नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 28 साफ साफ कहता है कि राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, वहां पे सरकार किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर एक प्रकार के धर्म की या दो प्रकार के धर्म की शिक्षा ही नहीं देगी। वहां पर सिर्फ वो शिक्षा दी जाएगी जो उनकी व्यावसायिक शिक्षा है या उनकी शैक्षणिक शिक्षा है। समझ गए बात? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आ गया। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत रूप से आपको धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म को खूब मानिए, एंजॉय करिए, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करिए। अनुच्छेद 26 जो है, जो धार्मिक संगठन है, जो धार्मिक संप्रदाय हैं, उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, उन्हें कंप्लीट फ्रीडम प्रदान करता है। लेकिन वो धार्मिक संप्रदाय और संगठन अपने धर्म को खूब आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे धार्मिक संगठनों और संप्रदायों की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। और अनुच्छेद 27 जो धार्मिक संगठन और संप्रदाय अपनी इनकम का प्रयोग, अपनी आय का प्रयोग अपने ही धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उन धार्मिक संगठनों और संप्रदायों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, उन शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से अलग हटके कोई प्राइवेट शिक्षण संस्थान चला रहा है किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। जैसे मुस्लिम धर्म में हमारे को दिखाई देते हैं मदरसे, मुस्लिम धर्म में हमें क्या दिखाई देते हैं? मदरसे। हिंदू धर्म में संस्कृत शिक्षा की कई पाठशालाएं खुली हुई हैं, तो वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं। उन प्राइवेट शिक्षण संस्थान में जो धार्मिक संप्रदाय खुद चला रहे हैं, जो धार्मिक संगठन खुद चला रहे हैं, तो वो उन्हें स्वतंत्रता है अपने धर्म की शिक्षा देने का, चाहे वो हिंदुओं का कोई संगठन हो या मुसलमानों का हो या सिख हो या ईसाई हो। यानी सरकार से अलग हटके हर धर्म अपनी इच्छा से, अपने बलबूते पर जो धार्मिक शिक्षा केंद्र चला रहे हैं,
उन धार्मिक शिक्षा केंद्रों में उन्हें उस धर्म की शिक्षा दिए जाने का अधिकार है। जैसे मदरसे, जैसे जो लोग संस्कृत शिक्षा के ग्रहण के लिए गुरुकुल में जाते हैं, पंडित वगैरह बनते, पंडित बनने के लिए जो पढ़ाई करते हैं, तो वहां उन्हें संपूर्ण वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, उस हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो हर धार्मिक संगठन अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक शिक्षा केंद्र चला सकता है, लेकिन उन्हें राज्य द्वारा पोषित नहीं होती है, वो राज्य उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहा होता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अनुच्छेद 22 पढ़ लिया, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अरेस्ट और डिटेंशन। फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ लिए। फिर धार्मिक स्वतंत्रता में हमने अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 पढ़ लिए हैं। अब हमारे बचते हैं अनुच्छेद 29 और 30 और अनुच्छेद 32, 33, 34, 35। इनके बारे में जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 29, 30, 32, 33, 34, 35 के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज आप लोग अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। देखिए बच्चों, मूल अधिकार से सवाल पक्का आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूर 2 से 3 सवाल आपको मूल अधिकार में अवश्य मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे सवाल करिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। लेकिन ध्यान से पढ़िए और पंकज 1 रेफरल कोड को यूज लेके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। बहुत फायदे में, बहुत सस्ते में मिल रहा है। अभी कोरोना का प्रभाव थोड़ा लंबा चलने वाला है, अपनी तैयारी करते रहिए, समय मत खराब करिए, किसी के इंतजार में मत बैठिए और जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस का जो भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पंकज 1 कोड यूज लीजिए, 10% का डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।